हेलो एंड वेलकम टू यूनिवर्सलिक्स। आज हम लोग डील करेंगे टॉपिक ऑफ एफआईआर के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक लिहाज से, इस लिहाज से कि ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट जिस भी पेपर में आपसे सीआरपीसी पूछा जाता है उसमें सीआरपीसी चाहे जितने भी मार्क्स का पूछा जाए, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन ओवरऑल चैप्टर नंबर 13 की बात करें, बाकायदा मैं चैप्टर 13 पूरा कवर करूँगा। आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम डील करेंगे पहले चैप्टर के पहले सेक्शन यानी कि सेक्शन 173। एज वी कैन सी हेयर सेक्शन 173 बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये डील करता है आपका एफआईआर के बारे में। अब जिसने पहले कभी पढ़ा होगा, लॉ स्कूल में अपने पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी शायद कभी सुना होगा, एंट्रेंस वगैरह की तैयारी के वक्त में सुना होगा अपने लॉ स्कूल के, कि एफआईआर शब्द कहीं पे डिफाइंड नहीं है। इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर सीआरपीसी, या एफआईआर शब्द का जनरली यहाँ पे प्रयोग भी नहीं होता है 173 के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन को। ये जनरल प्रैक्टिस के अंदर लोग बोलते हैं इस शब्द को एफआईआर के तौर पे। यहाँ पे अगर हम हेडिंग देखेंगे सेक्शन 173 की, थोड़ा सा और जूम इन करके, तो पता चलेगा कि ये हेडिंग बोलती है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। और यहीं पे अगर हम चैप्टर की हेडिंग देखें तो इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि सीधी सी बात है, इन्फॉर्मेशन टू पुलिस की बात हो रही है। और किन केसेस में बात हो रही है? यहाँ पे कॉग्निजेबल केसेस की बात हो रही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मायने रखने वाली बात हो जाती है कि भाई एफआईआर बेसिकली it has not been defined anywhere in the code or in the संहिता now, but section 173 जो कि पहले 154 था, now it talks about FIR or any information that has been given in cognizable cases। तो अब इसको अपन समझेंगे, अभी बेयर प्रोविजंस पे भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक थोड़ी सी स्टोरी बैकड्रॉप बनाने के लिए अगर समझने की कोशिश की जाए तो अब ये देखते हैं इस स्टोरी के अंदर एलिमेंट्स कवर होंगे, चीज़ें कवर होंगी। अब एक व्यक्ति है मिस्टर ए और मिस्टर बी, और दूर कहीं खड़े हैं मिस्टर सी। दूर मतलब इतनी दूर नहीं, इतनी दूर है कि जहाँ से उन्हें दिखाई देता है। अब मिस्टर ए को मिस्टर बी ने चाकू मारा, और यहाँ पे चाकू मरने की वजह से, या गोली मार दी, सीधा हेडशॉट मार दिया, और हेडशॉट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब ये भरी जगह पे कोई और नहीं था सिवाय मिस्टर सी के। मिस्टर सी मिस्टर ए और बी दोनों को ही नहीं जानते। वो छुप गए वहाँ से, और अब इनको ये इन्फॉर्मेशन देनी है पुलिस को। तो क्या वो दे सकते हैं? ऑब्वियसली दे सकते हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन एफआईआर कहलाएगी? बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन एफआईआर कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेबल केस है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन एफआईआर यहाँ पे कहलाएगी। इस स्टोरी में क्या मैं क्रक्स समझाने की कोशिश कर रहा था? यहाँ पे स्टोरी में ये क्रक्स समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा था कि आइदर विक्टिम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो भी है, या तो विक्टिम, और अगर अदरवाइज विक्टिम नहीं तो कोई भी और इन्फॉर्मेंट। इन दोनों शब्दों का यहाँ पे कई जगह इस्तेमाल किया गया है। और प्लीज़ थोड़ा राइटिंग माफ़ कर देना, ये राइटिंग पैड उतना अच्छा है नहीं और उतना अच्छा रिटन में आ नहीं रहा है, बट समझ में आने लायक है। ये विक्टिम शब्द है, ये इन्फॉर्मेंट शब्द है। तो आइदर विक्टिम और इन्फॉर्मेंट दोनों में से कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है और इनिशिएट करा सकता है प्रोसीडिंग्स। अब एफआईआर, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? तो एफआईआर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक बहुत फेमस सेइंग है, सुनी होगी शायद किसी भी लॉ के बंदे ने, कहीं पे भी अगर पहले सीआरपीसी या क्रिमिनल लॉ से वास्ता पड़ा है तो सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लेना। एफआईआर सेट्स क्रिमिनल लॉ इन मोशन। ये बेसिक बात है। इसको एकदम अगर हम इसका क्रक्स समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई क्रिमिनल लॉ तो पड़ा हुआ है ना। अब किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, एज फार एज आर एग्जाम्पल इज कंसर्न, या कोई भी क्राइम हो गया, एक क्राइम कमिट हो गया,
अब अपने आप थोड़ी शुरू हो जाएगा क्रिमिनल लॉ ऑपरेट करना उसके ऊपर, वो तो किताब के अंदर बातें लिखी हुई हैं ना। पुलिस को भी कैसे पता चलेगा भाई, पुलिस को पता चलेगा एफआईआर के थ्रू। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के जितने भी प्रोसीजर्स दिए हुए हैं आफ्टर ये क्या कहते हैं इसको, आफ्टर कमिशनिंग ऑफ एन ऑफेंस, तो वो सारे ऑफेंस की शुरुआत एफआईआर के थ्रू ही होगी भाई। जब जानकारी पता चलेगी कि कोई ऑफेंस हुआ है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन या कोई भी लीगल प्रोसीजर की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि हाँ भाई, लॉ को मोशन में ला रहा है एफआईआर। ये बात कही गई थी, केस का नाम है हसीब वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, नहीं एमपी नहीं, बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। ये केस इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगर ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इसके साथ ये केस भी लिखा जा सकता है। हसीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई थी और इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था एफआईआर को। अब डाइविंग डीप इनटू द प्रोविजंस, एफआईआर है क्या समझ में आ गया, टर्म यूज़ नहीं हुआ है वो बात समझ में आ गई, कैसे ऑपरेट करता है। कोई भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ अपराध हुआ हो या जिसके खिलाफ हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि किसी के खिलाफ अपराध हुआ उसका कोई रिश्तेदार, यानी कोई इफेक्टिव पर्सन ही वो इन्फॉर्मेशन दे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस सेक्शन, आई होप इट इज़ परफेक्टली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Every information relating to the commission of a cognizable offense, irrespective of the area where offense is committed. Now, this point is to be carefully noted. सारे को हाईलाइट नहीं करूँगा मैं, इसी को हाईलाइट करता हूँ बस। Irrespective of the area where the offense is committed. Why this point needs to be noted? ये point, अब यहाँ पे एक टर्म आता है ज़ीरो एफआईआर। इस पॉइंट को बहुत आसानी से एक लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन देता है ये लाइन। व्हाई इज दिस लाइन इम्पॉर्टेंट नाउ? दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ज़ीरो एफआईआर अभी तक जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के दम पे या इन प्रैक्टिस तो था एप्लीकेबल, बशर्ते ये कहीं पे भी लीगली मेंशन्ड नहीं था। ठीक है, होता क्या है ज़ीरो एफआईआर, जैसा कि अभी तक इसको पढ़ के हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई ज़ीरो एफआईआर बेसिकली होता क्या है कि मान लो एक ये पुलिस थाना है, इसका ये जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार। जुरिस्डिक्शन अगर अपन देखना चाहें तो एक बेसिक अगर आइडिया के लिए समझें कि पुलिस थाने की जुरिस्डिक्शन मतलब वो सारा क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो मामले का संज्ञान ले सकते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, संज्ञान एज अ जुडिशियल ऑफिसर नहीं, ठीक है, एज अ पुलिस ऑफिसर जिस एरिया में वो अपना इन्वेस्टिगेशन पावर रखते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल ये समझ लेते हैं, जो अपने आप में जुरिस्डिक्शन एक अलग टॉपिक है, कभी उसको भी डील करेंगे। तो इस जुरिस्डिक्शन में अपराध, अच्छा फिल्मों वगैरह में कई जगह देखा होगा आपने, और एक ये पुलिस थाना है, इनकी ये जुरिस्डिक्शन है। अब यहाँ कोई ऑफेंस हुआ और इस व्यक्ति जो ऑफेंस किया वो इस जुरिस्डिक्शन में बहुत पावरफुल है और आप इस जुरिस्डिक्शन में बच के नहीं जा सकते। आप या कोई व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है तो वो क्या करता है, वो यहाँ से इस जुरिस्डिक्शन में आता है और इस पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट लिखवाता है। तो कई जगह आपने सुना होगा या देखा होगा कि पुलिस वालों ने बोल दिया कि भाई हमारे जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, इस थाने में हुआ है, इधर रिपोर्ट लिखवाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि उधर रिपोर्ट लिखाई जाए, या उस बंदे का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या कोई भी रीज़न हो सकता है भाई वो वहाँ पे नहीं रिपोर्ट लिखवाना चाहते। तो ऐसे केस में क्या क्रिमिनल लॉ यहाँ पे कोई रेमेडी देता है? तो बिल्कुल रेमेडी देता है, उसी रेमेडी को अपन ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। अब इसका नाम ज़ीरो क्यों है? इसलिए ज़ीरो है इस एफआईआर का नाम क्योंकि ये एफआईआर, हर एफआईआर जिस भी थाने में लिखी जाती है, पुलिस के पास जब लिखी जाती है तो उसको एक नंबर मिलता है। अब ये थोड़ी प्रैक्टिस वाली बात है लेकिन फिर भी बताने वाली बात है, ये समझने के लिए भी ज़रूरी है। तो उसको एक एफआईआर नंबर मिलता है, लेकिन उन्हीं एफआईआर्स को नंबर दिया जाता है ना, केस नंबर होता है बेसिकली, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे उस थाने के पुलिस वाले, क्योंकि दे आर आंसरेबल ओनली फॉर दोज ऑफेंसेस जो उनके यहाँ पे हुआ। आंसरेबल मतलब कि कल को वो जब प्रोसिक्यूट करेंगे तो इन्वेस्टिगेट तो प्रोसिक्यूशन के लिए वो यही वाले ऑफेंस करेंगे।
तो वो अब इतने सारे मामलों को एक लिस्टिंग करके रखते हैं, उनके नंबर होते हैं सबके। बट अगर कोई दूसरे थाने की जुरिस्डिक्शन का रिपोर्ट हमारे पास लिखवाने आया है तो वो हम लिखेंगे तो ज़रूर, हम मतलब कि कोई दूसरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस वाला वो लिखेगा ज़रूर, बट उसको नंबर यहाँ नहीं मिलेगा, उसको उसी थाने में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो थाना उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड है। ऐसे केस में नंबर उधर जाके मिलेगा। तो अभी इधर क्या करें उसको, तो उसको फिर 0 नंबर दिया जाता है। इससे एक आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है। दूसरी बात ये रहता है कि भाई वो इधर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा कि भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, जिस थाने में हो जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। मतलब मान लो 2023 में कोई 5वां ऑफेंस हुआ तो उसकी जो FIR लिखवाई गई होगी तो उसका कुछ ऐसे हो सकता है 5/2023, है ना, लेकिन उस थाने की जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ है। अब ये जिस थाने की जुरिस्डिक्शन में हुआ है वहाँ का 8वां ऑफेंस था, तो अब वो जब जांच करेंगे तो वो ऐसे उसको एक नंबर देंगे 8/2023, ताकि उनको एक पहचान रहेगी, हाँ भाई 8वां ऑफेंस है, इसकी सारी जानकारी, क्योंकि वो एक साथ कई सारे उसको डील करते हैं ऑफेंसेस को। बशर्ते जब तक वो वहाँ नहीं पहुँच रहा है तब तक यहाँ क्या करेंगे, तब तक वो यहाँ क्या करेंगे कि उसको 0/2023 कर देंगे, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन रहेगा। तो इसको कहते थे 0 FIR। अब दिस वॉज नॉट मैंशनड एनीवेयर इन ओल्ड CRPC, बट BNSS में ये चीज़ मेंशन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि प्रैक्टिस को अब इंक्लूड कर लिया गया भैया, पहले नहीं थी ये चीज़, मिस थी, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के दम पे चल रहा था, क्योंकि ये इक्विटी के लिए ज़रूरी है। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड में भी यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है, यानी कि ये 0 FIR की ही बात करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, ऑफेंस कहीं पे भी कमिटेड हुआ हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सामने ना रखते हुए कोई भी जानकारी जो पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल केस इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, जिस भी एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ हो, मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ये वर्ड भी नया जुड़ा है, इसको अपन कहते हैं EFIR। पहले भी आपका कोई डॉक्यूमेंट कभी खो गया हो, कुछ हो गया हो, कई बार अपने को FIR फॉर्मली लिखवाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी किसी इंटरव्यू वगैरह में आप गए होंगे तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि उधर गाइडलाइंस होते हैं कि इनकेस अगर आपका कॉल लेटर एग्ज़ामिनेशन जो आपने दिया होगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, उसका अगर कॉल लेटर आपने खो दिया है, रिटन एग्ज़ाम का कॉल लेटर जो होता है एडमिट कार्ड, तो उसके खोने की जगह उसकी एक FIR की कॉपी, या जैसे वोटर ID वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं, अगर इफ़ यू आर क्लेमिंग कि वो खो गया है तो कई बार आपसे FIR की कॉपी मांगते हैं। तो ऐसे में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पे कि लोग कहते हैं कि अरे इसकी FIR तुम इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करा दो। तो ऐसा है, पोर्टल्स तो हमेशा से थे ही, प्रैक्टिस में तो था, अब उसको लीगल रिकग्निशन EFIR को इस लाइन से दे दिया गया है। सेम इन केस ऑफ 0 FIR, नॉट अ बिग डील, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको कंसीडर कर नहीं रहा हूँ। मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ इस चीज़ पे। बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या तो ओरली दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि आप या तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचा दीजिए उस मैसेज को, या जाके खुद अपने मुंह से बोल दीजिए उस चीज़ को। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, इफ़ गिवन इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, एवरीवन नोज इट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव मोर मच टाइम ऑन दीज थिंग्स, प्रीलिमिनरी थिंग्स, ये कभी और डील करेंगे। बट अगर ओरली दी गई है तो इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। सीधी सी बात, अगर कोई व्यक्ति मुंह से बता रहा है उस जानकारी को तो वो जो है या तो खुद ऑफिसर इंचार्ज उस चीज़ को राइटिंग में नोट डाउन करेंगे, या अपने डायरेक्शन के अंदर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोलेंगे नोट डाउन करने की, एंड रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, उसके बाद लिखने के बाद उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरशेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहली बात, उसको राइट डाउन करेंगे, प्लस
रेड ओवर होगा, राइट डाउन क्यों करेंगे, और अच्छा एग्जैक्ट वर्बेटियम, राइट डाउन का मतलब जो मुंह से शब्द निकल रहे हैं एग्जैक्ट वही करेंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, या आपको ऐसे वो नहीं बनाना है कि नहीं मैं सब्सटेंस नोट डाउन कर लेता हूँ कि मुझे क्या, नहीं, वो व्यक्ति आपको आके क्यों राइट डाउन करना है भाई, इसलिए क्योंकि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और एजेंट्स के तौर पे काम करती है बिटवीन जुडिशरी एंड पब्लिक, दे आर नॉट देयर टू पास ए जजमेंट। इस घटना के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट तो जज ही पास करेगा, तो जज के पास ये चीज़ जानी ज़रूरी होती है कि भाई एग्जैक्टली पहली बार पुलिस के सामने आके उस व्यक्ति ने क्या बोला, तो उसको एग्जैक्ट वर्बेटियम में राइट डाउन करना होगा, प्लस फिर उसको रेड ओवर होगा, मतलब उसको पढ़ के सुनाएंगे ताकि एक और उसके ऊपर जो है एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन और लग जाए कि हाँ भाई उस पर सहमति भी आ गई है इस चीज़ की बंदे पे कि यार इट शुड बी रेड ओवर, मतलब कि सहमति आ गई है कि हाँ भाई जो लिखा है मैंने यही बोला था, और प्लस साइन, इट शुड बी साइंड, ताकि ये चीज़ और कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं जोड़ी गई है। ये सारी चीज़ें एसेंशियल्स हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, 3 एसेंशियल्स याद कर लेते हैं, जनरली याद हो जाते हैं आराम से। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट जोड़ दिया गया, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइन विद इन 3 days बाय पर्सन गिविंग इट। इसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया जाएगा, कैसे ले लिया जाएगा, अब जो पर्सन गिविंग इट है भाई FIR वो भी कॉग्निजेबल केस की, कॉग्निजेबल केस जनरली 3 year प्लस के पनिशेबल और थोड़े सीरियस मामले होते हैं। अब इन केस अगर कोई व्यक्ति 3 सीरियस मामले की रिपोर्ट लिखवा रहा है तो इतना एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एक बार तो पुलिस थाने आ सकता है, ठीक है, अभी नहीं, 3 दिन के अंदर कभी तो आ सकता है, और नहीं ज़रूरी भी नहीं है आना, अगर बहुत हीनियस ऑफेंसेस हैं तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स टू ट्रेस डाउन दैट पर्सन और उससे साइन लिए जाएं उस चीज़ के, और 3 दिन मैक्सिमम टाइम है, हो सकता है 1 घंटे के अंदर साइन हो जाए वो, बट एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दी गई है इस चीज़ को लेके, तो 3 दिन के अंदर साइन होंगे तो उसको फिर ऑन नोटिस वो लेगा, ऑन रिकॉर्ड लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, बिकॉज साइन सिग्नेचर ऑन FIR इज़ अ मस्ट। ऐसे नहीं तो फिर पुलिस वाले किसी के नाम पे कुछ भी लिख देंगे भाई। सिग्नेचर इज़ अ मस्ट, सिग्नेचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई मैंने ये जानकारी दी है और एग्जैक्टली यही दी है जो इस FIR में लिखी है। नाउ मूविंग अहेड, एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय ईच सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल प्रिस्क्राइब। सिंपली सब्सटेंस को जो इलेक्ट्रॉनिक के उसमें है वो भी एक बुक में साइंड होंगे और उसके साथ बुक में सब्सटेंस उसका रिकॉर्ड होगा एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। ये थोड़े से गाइडलाइंस यहाँ पे एडेड हुए हैं EFIR को लेके, नॉट एन इशू, आसानी से EFIR के सिंपल गाइडलाइंस हैं, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी समझने वाले गाइडलाइंस हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या है भाई, तो प्रोवाइडेड दैट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने को याद करने के लिए आसान हो जाएगा, 64 से लेके 71, 74 से लेके 79 और 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो पहले की IPC हुआ करती थी, उसके सेक्शंस अलग हुआ करते थे। इसके अंदर कोई अपराध है, बेसिकली ये क्या, रेप एंड रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट वुमेन, रेप हरासमेंट वाला एक सेक्शन है, उसमें एक सेक्शंस की लिस्ट है, उस तरीके के ऑफेंसेस हैं सारे, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस तरीके की किसी घटना की रिपोर्ट है तो उसको वुमेन ऑफिसर ही रिपोर्ट करेगी। जो भी ऊपर प्रोसीजर बताए गए हैं कि कैसे रिकॉर्ड होगा, वो सारा प्रोसीजर फॉलो कौन करेगा, वुमेन ऑफिसर करेंगे, ठीक है। एक बार सेक्शन पे रीडिंग कर लेते हैं क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर 64 to 69, 71, 74 to 79 and 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 इज alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer, okay। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि इस तरह के अपराधों को बयान करने में महिलाओं के सामने थोड़ी बेहतर आसानी होगी, बजाय कि पुरुष थोड़े से असहज हो सकती हैं उस मसले में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसी को रिलेटेड एक और फर्दर प्रोवाइजो क्या दिया हुआ है, सिंपल सा प्रोवाइजो है, ज़्यादा कोई इसमें इशू की बात नहीं है, कि अगर इनके सिमिलर ऑफेंसेस हैं जिस तरीके के हमने बात की अभी 64 से 79 और 124 वाले,
अगर उसमें जो है फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हैं कंप्लेनेंट, द वुमेन जिसके खिलाफ इस तरीके के अपराध हुए हैं, अगर वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हैं हैज़, और उनके खिलाफ ऐसा कोई ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, टेम्पररी या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, इसके पीछे का रीजनिंग समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन होगा पहली बात, और अदर एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सनस चॉइस, या तो उनके घर जाके और अदरवाइज कोई भी ऐसी कन्वीनियंट प्लेस जो उनके चॉइस की हो। उसके अलावा इन द प्रेजेंस ऑफ अ इंटरप्रेटर स्पेशल एजुकेटर एज द केस में बी। ऑल राइट, तो यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अब यहाँ पे रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग के साथ शैल बी वीडियोग्राफ्ड का भी एक एसेंशियल जोड़ दिया गया है। वाई इज़ इट एडेड? क्योंकि हो सकता है भाई कोई परमानेंटली या टेम्पररी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो शी मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस बाय वर्ड्स एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स, और द डिमीनर एक तरह से उनका पता करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार अगर परमानेंटली या टेम्पररीली डिसेबल्ड है किसी भी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बोल सकते हैं, सेंस ऑर्गन बोल सकते हैं, अगर बोल नहीं पा रहे हैं वो और इशारों में बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वही कि जुडिशरी हैज़ अ राइट, जुडिशरी नीड्स टू नो कि एक्चुअली उनके क्या हाव भाव थे और उन्होंने किस तरीके के एक्सप्रेशंस वहाँ पे दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियोग्राफी की बात कही गई है। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे बात वही है, 183(6) के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट्स की बात होती है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए 183 के अंदर एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। ठीक है, कौन सी? क्लॉज ए के अंदर, मतलब किसी भी महिला के खिलाफ अगर इन धाराओं के अंदर अपराध हुआ है तो उसकी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होगी, क्योंकि फिर वही वाली बात, शी मे नॉट बी दैट कंफर्टेबल, उनको उतना सहजता प्रतीत नहीं हो सकता है पुलिस थाने या पुलिस के सामने, तो मजिस्ट्रेट के सामने उनकी तुरंत रिकॉर्ड करनी स्टेटमेंट्स ज़रूरी हैं। उसके बाद अगला सबसेक्शन देखते हैं, तो अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम। फ्री कॉपी एफआईआर की दी जाएगी, ये तो पता ही होता है, जनरली सबको पता होता है कि वाइल राइटिंग एन एफआईआर, वाइल गेटिंग एन एफआईआर रजिस्टर्ड, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट अ फ्री कॉपी। नेक्स्ट सबसेक्शन है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175 ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of DSP of police, considering the nature and gravity of offence, proceed to conduct preliminary inquiry or ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in matter within a period of 14 days or proceed with investigation where there exists a prima facie case। को ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके या कहीं पे भी, बिकॉज इट इज़ अ न्यूली एडेड प्रोविजन। ये आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगा, ये आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बात बताता है। इस पे कई सारे केसेस भी हैं। अगर हम एक लैंडमार्क केस की बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क और रेलिवेंट केस इसके अंदर आपने सुना होगा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत लैंडमार्क केस है जिसका अगर अपन क्रक्स निकाल के देखें तो इस केस में यही कहा गया था कि पुलिस ऑफिसर अगर कोई डिस्क्लोजर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकता। हालांकि इधर भी डिस्क्लोजर के बाद की बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी ऑफेंस जो 3 साल से ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम के लिए पनिशेबल है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसलिए 3 से 7 रखा गया है। कॉग्निजेबल कम से कम 3 तो होते ही हैं जनरली, ऐसा कोई रूल नहीं है बट जनरली ऐसा होता है। उसके बाद फिर 3 से ज़्यादा 7 साल से कम के लिए पनिशेबल हैं और प्राइमा फेसी केस नहीं नज़र आ रहा।
प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट सामने सामने नहीं नज़र आ रहा है कि कोई केस है, मतलब जो शिकायत करता आया है वो कह तो रहा है कि मुझे बहुत मारा है इसने, लेकिन चोट कहीं नज़र नहीं आ रही है, कुछ ऐसा प्राइमा फेसी नज़र ही नहीं आ रहा। उस केस में विद परमिशन ऑफ डीएसपी वो क्या कर सकते हैं, विद परमिशन ऑफ डीएसपी वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किस के लिए करेंगे? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वो करेंगे फाइंड आउट करने के लिए सिंपली एक चीज़ को कि क्या प्राइमा फेसी केस मेड आउट है या नहीं। मतलब वो ये कह सकता है कि सर अभी दिख तो नहीं रही है, लेकिन बात यह है कि मैं अभी डॉक्टर के पास से आया हूँ, उसने मुझे पेन किलर्स वगैरह दे दिए हैं, इसलिए मैं सीधा चल पा रहा हूँ। तो वो डॉक्टर से पूछ सकता है हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ या नहीं। इन अदर केस सिनेरियो किसी का सर फटा हुआ है, बिल्कुल खून बहाते हुए वो आया तो सामने दिख रहा है, इस सिनेरियो के अंदर दे आर बाउंड टू रिकॉर्ड, जो कि पहला वो है कि हाँ जहाँ पे प्राइमा फेसी है वही वाली बात यहाँ पे देखो लिखी है, प्रोसीड व्हेन इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस। ठीक है, और इफ नॉट तो ascertain where there exists a prima facie case for proceeding within a period of 14 days, 14 दिन के अंदर ये पता लगाना, ये भी ज़रूरी है एक मामला। यहाँ तक आ गए हैं अपन। अब लास्ट अपन सबसेक्शन देखेंगे, फिर अपन कुछ जजमेंट्स देखेंगे। लास्ट सबसेक्शन बात ये करता है कि इन केस, कई जगह आपने सुना होगा कई केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो क्या सिंपल तरीका है भाई, आप पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन पे नहीं हुई तो आप एसपी के पास जाइए, एसपी पे भी नहीं हुआ तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाइए। ये बात कहाँ दी हुई है? ये सबसेक्शन 4 में दी हुई है 173 के। क्या बात कही है, चलो पढ़ के देखते हैं। एनी पर्सन अग्रीड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। पहली बात, रिफ्यूजल हो गया ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस OIC of a police station to record the information referred to subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to superintendent of police। लिख के by post superintendent of police को उसका substance आप भेज सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आगे, अब मान लो एसपी भी मना कर दिया भाई, ज़्यादा पावरफुल बंदे के खिलाफ लिखने की कोशिश कर रहे हो सकता है एसपी भी मना कर दे। concerned who if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offense। शायद ये भी है कि मना नहीं करेगा तो या तो खुद केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और नहीं तो डायरेक्ट करेगा कि कोई पुलिस ऑफिसर उसको करे, या तो यहाँ पे हो जाए इस चीज़ के बारे में जानकारी। अगर नहीं हो रही है, ये यहाँ पे भी मना हो जा रहा है, तब क्या होगा? in manner provided by this signer and such officer shall have all the powers of officer in charge of police station relating to the offense, failing which suggested aggrieved person may make an application to a magistrate। यहाँ पे फिर मैजिस्ट्रेट की बात आएगी। आगे के सेक्शंस में अपन इसको डील करेंगे ठीक से कि मैजिस्ट्रेट कैसे एफिडेविट वगैरह भी दिया होता है, वो चीज़ें होती हैं, वो अपन आगे के सेक्शंस में डील करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी अपन इतना समझ लेते हैं इसको कि अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज वहाँ पे अगर आपको रिफ्यूज़ कर रहा है तो आपको सब्सटेंस को क्या करना है भाई, इंफॉर्मेशन को, सब्सटेंस को राइट करके रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एसपी को भेज देना है। वो मामले को अगर नहीं किया तब तो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन जाना है। इन केस अगर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन जाने के अलावा अगर उसने स्वीकार कर लिया तो क्या कर सकता है भाई, आइदर इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो हिमसेल्फ, और नहीं तो वो सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सकता है इसको इन्वेस्टिगेट करने की। बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर वही होगा जो आगे गिवन है 174 से 193 तक। 194 से 96 इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन 93 तक है। यहाँ तक अपन ने बात समझ ली है मेरे हिसाब से, ठीक ठाक एक हमने डीलिंग ले ली है इस चीज़ की, एफआईआर के बारे में प्रोविजनली क्या लिखा है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो एक जजमेंट रहती है, नाम सुना होगा जिसने पहले कभी लॉ पढ़ी हुई है, जो भी लॉ स्कूल से निकल चुके हैं उन्होंने, अग्नू नगेसिया की जजमेंट। अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ कौन सा स्टेट था यार, अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ही है ये भी। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर एक सीधी सी बात कही गई है, कई बार कई जुडिशरी के मेंस के एग्जामिनेशन में मैंने क्वेश्चन देखा है अग्नू नगेसिया का। इसके अंदर फिर कहा था कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस।
सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता क्या है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है कि भाई ऐसा एविडेंस जिसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सके, मतलब केवल ये एविडेंस मौजूद है, इस बेसिस पे अगर कोर्ट चाहे तो फैसला सुना सकती है। जैसे माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, यदि कोर्ट के पास डाइंग डिक्लेरेशन मौजूद है तो इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट इज़ अ प्रूफ कि हाँ भाई ये हुआ होगा, और ये अकेला अगर इसके अलावा कोई और एविडेंस ना मिले इसको करोबरेट करता हुआ तो भी एफआईआर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एफआईआर बोल रहा हूँ, डाइंग डिक्लेरेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। एफआईआर ऐसा नहीं होता, ये बात अग्नू नगेसिया में कही गई है। इसके अलावा आता है लातेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लातेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस के अंदर कहा गया था कि एफआईआर इज़ नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि एफआईआर को सारी जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एफआईआर में हो। एफआईआर बस इतना ज़रूरी है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इस घटना को डिस्क्लोज करे। अब कैसे हुआ, क्या सबूत हो सकते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलती रहेंगी। फ़िलहाल यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता है। लातेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बोला गया था। इसके अलावा और कौन सा केस एक इम्पॉर्टेंट होता है? ललिता कुमारी में हमने डिस्कशन कर ही लिया था, अग्नू नगेसिया का भी डिस्कशन कर लिया हमने। इसके अलावा सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में ही बात की गई है कि इंक्वायरी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर ऑफ कॉग्निजेबल केस के बारे में, प्राइमा फेसी केस के बारे में किया जा सकता है। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, एफआईआर टू बी अपलोडेड ऑनलाइन इन 24 आवर्स, ये कहा गया था। इसके अलावा एक और केस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बेसिकली कहता था कि फ़ोन पे भी या किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम के थ्रू भी आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अब तो ये चीज़ रिकॉग्नाइज भी हो गई है कि एफआईआर और उसको लेके प्रॉपर अपने संहिता के अंदर गाइडलाइंस भी आ गए हैं। तो ये था एफआईआर के बारे में सारी जानकारी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर यू लाइक्ड इट तो फिर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और लोगों को भी जानकारी पहुंचाएं। हमारा चैनल भी ग्रो करेगा तो हम बेटर कंटेंट और ला के दे सकते हैं। थैंक यू।